नमस्कार, जय हिंद। आइस कॉरिडोर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो दौर है 19वीं सदी का, 19th सेंचुरी में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हमारे देश में स्टार्ट होता है। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जो है वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है चेंज लाने के लिए या चेंज को होने वाले चेंज को रोकने के लिए। मूवमेंट जो होता है वो कई बार चेंज लाने के लिए होता है और कई बार चेंज को रोकने के लिए भी होता है। जैसे जब आप इस मूवमेंट को देखेंगे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को, तो ये चेंज लाने के लिए होने वाला मूवमेंट था। और चेंज को रोकने के लिए कौन सा मूवमेंट था? इसी समय एक और आप जो मूवमेंट देखेंगे जो कि है दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलाया गया आर्य समाज, वो काफ़ी हद तक देखेंगे वहाँ पर तो चेंज को रोकने के लिए था। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आज अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि किसान जो मूवमेंट था, किसान आंदोलन, दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा आदि कई जगहों से किसान इकट्ठा हुए थे। वो जो थ्री फॉर्म लॉज थे उनके अगेंस्ट में तो सरकार ने चेंज लाया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, उस चेंज को रोकने के लिए मूवमेंट हो रहा था। कोई ज़रूरी नहीं, मूवमेंट कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हम पढ़ेंगे वो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन कि इसको सोशियो रिलीजियस मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, और कोई मूवमेंट होता क्यों है? सबसे पहली बात कि कोई मूवमेंट क्यों होता है? किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जो भी सोसाइटी के जो भी पार्ट्स होंगे, यूनिट्स होंगी, उनमें कोई प्रॉब्लम आई होगी या सरकार के द्वारा कोई ऐसे लॉस पास किए गए होंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब उसको हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि उस समाज में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो। क्या केवल प्रॉब्लम होने से मूवमेंट हो जाता है? नहीं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने वाले लोग भी तो होने चाहिए। सपोज सती प्रथा, सती जो है वो बहुत पहले से हमारे समाज की में विद्यमान एक बुराई थी, एविल थी। ठीक है, सती मिडवल हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे, कई बार प्रयास भी किया गया था सती प्रथा को खत्म करने का, लेकिन सती प्रथा खत्म नहीं हुई। और यहाँ तक सती प्रथा चलती रही 19वीं सदी तक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम मानने वाले लोग नहीं होंगे तो क्या मूवमेंट होगा? नहीं होगा। जब तक लोग समस्या को समस्या मानेंगे नहीं। अगर उसके साथ उन्होंने अनुकूलन स्थापित कर लिया, उसी को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो तो फिर उसको उसमें चेंज लाने के लिए मूवमेंट हो ही नहीं सकता। तो दूसरी बात कि कोई भी मूवमेंट होने के लिए जो पहली बात है वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने वाले लोग भी होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, क्या प्रॉब्लम मानने लगे लेकिन क्या फिर भी मूवमेंट हो सकता है? नहीं होगा विदाउट लीडरशिप के। अर्थात कोई एक व्यक्ति ऐसा आए जो लीड, इस पूरे मूवमेंट को लीड करने के लिए आगे आ जाए और वो कहे कि हाँ ये समस्या है और हम इसमें चेंज लाएंगे मिल करके। ठीक है, लीडरशिप। तो इस तरीके से मूवमेंट क्या होता है, वो आगे बढ़ता है और धीरे धीरे ये मूवमेंट कई स्टेप वाइज आगे बढ़ता रहता है। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं और कुछ मूवमेंट बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें समझना है कि उस समय जो मूवमेंट हुआ 19th सेंचुरी में, उन्हें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं उस समय की सोशल बैकग्राउंड कैसा है। उस समय हमारे समाज में बहुत सी जो बुराइयां हैं वो स्पेशली जुड़ी हुई थी किससे? फीमेल से। ठीक है, और जो हमारे लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिन्हें कहा जाता है, जैसे दलित मुख्यतः, ठीक है, इनके साथ हर जगह पर इनके साथ भेदभाव होता था। ठीक है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सड़कों पर चलने के लिए हो, चाहे इनके एजुकेशन से रिलेटेड हो। महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें बचपन से ही फ्रॉम चाइल्डहुड उन्हें हमेशा किसी न किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ता था। चाहे वो शिशु हत्या हो, बचपन में ही शादी कर देना, फिर पर्दा प्रथा करना। अगर वो दुर्भाग्य से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो आजीवन फिर उन्हें क्या रहना पड़ता था, विडो बन के रहना पड़ता था। मतलब विधवाओं को पुनर्विवाह की परमिशन नहीं थी। ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी ये तो सामाजिक समस्या थी, तो इसमें धर्म बीच में कहाँ से आ गया? धर्म की एंट्री ऐसे होती है कि जब कहा जाता था कि बाल विवाह, ठीक है, सपोज चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है, तो चाइल्ड मैरिज को किस बेस पे लेजिटिमेट ठहराया जाता था? कैसे? जब चाइल्ड मैरिज की बात आती थी तो कहा जाता था ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, इन आधारों पे। जैसे कास्ट सिस्टम जो था, जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा में जो निचले तबके के लोग थे उन्हें उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था उनका। ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था हर जगहों पर।
कैसे इस चीज़ को लेस्टिमेट किया जाता था? उसको किया जाता था रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर। इसीलिए कहा गया कि जब तक रिलीजन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक जो सोशल वहाँ का बैकग्राउंड है समाज का, उसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता। इसीलिए इस मूवमेंट को कहा जाता है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, क्योंकि इसमें रिलीजियस साथ में शामिल है। क्योंकि बिना रिलीजन में रिफॉर्म के सोशल रिफॉर्म हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो कि उस समय की जो भी सोशल एविल्स थी उन सब का बेस क्या था? रिलीजन था। रिलीजन के ही आधार पे उन्हें लेस्टिमेट ठहराया जाता था। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इन रिफॉर्म मूवमेंट्स को जन्म किया, इनका उत्थान यहीं से होता है। ठीक है, आखिर क्या कारण है कि 19वीं सदी में इतने सारे मूवमेंट होते हैं? पहला पॉइंट कि अंग्रेजों ने क्या किया था? इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया। इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया। हमारे बहुत से लोग ब्रिटेन जाकर के पढ़ाई किए, वहाँ अनेक दार्शनिकों के बारे में पढ़ा, फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा, उनके अंदर एक चेतना आई। ठीक है, और दूसरी बात कि अंग्रेज़ों ने हमें क्या बना रखा था? कॉलोनी। और जब यही हमारे जो लोग थे ब्रिटेन जाकर के पढ़े, तो वहाँ के वो एकदम से फ्रीडम का माहौल वहाँ पर था, स्वतंत्र माहौल था, कुछ भी सोचने की आज़ादी थी, चेतना का उन्हें अनुभव हुआ। और क्या हुआ इसके बाद? उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रेज़ हमें गुलाम कैसे बना के रखे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें समस्या है। इसलिए इनके अंदर ये बात आई कि जब तक हम अपने सोशल स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम इनसे आज़ादी हमें हासिल नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, अंग्रेज़ क्या कहते थे कि आपका जो धर्म है वो बहुत ही बेकार है। इसीलिए तो उन्होंने ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर धर्मांतरण को प्रमोट किया कि हिंदू धर्म के लोग हैं, जो दलित हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, इसलिए आप लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए। ठीक है, तो उनको जब ऐसे इस तरीके से काम किया, उन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, तो भारतीय जो इंडियंस थे उनके अंदर ये भाव आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जब सब कुछ देखा गया तो पता चला कि हमारे, अच्छा एक बात बताइए, भीमराव अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए बाद में। क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर रहेंगे तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। तो उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने कहा कि जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक अंग्रेज ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे रिलीजन में ही कुछ ऐसी कमियां हैं जो अन्य लोगों को अलग करती है, उन्हें उन्हें उनके राइट्स से क्या करती है? वंचित कर देती है। तो कहा गया कि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक ऐसा ईसाईकरण चलता रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, और क्या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस वजह से सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होता है? उस समय तक बहुत सारी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब आ चुके थे। ठीक है, लोग अब जागरूक होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स ने मिल करके क्या किया? इस रिलीजियस मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, कई बार इसे कहा जाता है रेनेसा, पुनर्जागरण, जो कि यूरोप में हुआ था, रेनेसा। लेकिन ध्यान रखना है, ये रेनेसा से अलग है। रेनेसा का मतलब यहाँ पुनर्जागरण हुआ। रेनेसा जब वहाँ पर हुआ था तो कई साइंटिफिक इन्वेंशन भी हुए थे। उन्होंने नए नए जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, नए नए रूट्स हैं, उनकी उन्होंने खोज की थी। लेकिन हमारे देश में ऐसे इस मूवमेंट में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इसलिए हम इसको रिफॉर्म मूवमेंट कहेंगे, ना कि पुनर्जागरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ समझिए कि ये जो सोशल रिफॉर्म था, सोशियो रिलीजन रिफॉर्म, इसका सोशल बेस क्या था? अभी अभी हमने जिन समस्याओं की बात किया, कौन कौन सी समस्याएं थी? महिलाओं से रिलेटेड थी। ठीक है, अब ज़रा बताइए मुझे, जैसे पर्दा प्रथा है, ठीक है, कि महिला को पर्दे में रहना चाहिए। ये जो पर्दा प्रथा है, ये समाज के किस हिस्से में रही होगी? समाज की जो उच्च जातियां हैं वहाँ पर रही होगी, या समाज की जो निम्न जातियां थी, जिन्हें सो कॉल्ड निम्न लोअर कास्ट कहा जाता है, वहाँ पर रही होगी? अब आप सोचिए, ये यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं होगी। अब आप ये बताइए कि क्या, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, आज भी आप अपने समाज में देखिए, जहाँ भी आप हैं, क्या खेतों में जो लोग काम करते हैं, क्या वो सच में पर्दा प्रथा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए, बड़े लोग, जो बहुत बड़े लोग हैं, वो खेतों में जाके तो काम करते नहीं हैं। ठीक है, तो जो लोअर फैमिली के लोग होते हैं वो अपना जाके खेतों में काम करते हैं। तो पर्दा प्रथा की जो समस्या थी, वो उस समय भी समाज की जो सो कॉल्ड ये जो हायर क्लास था, उच्च जातियाँ थी, वहाँ पर ये देखने को मिलता था। इसीलिए ये जो पूरा सोशियो रिफॉर्म था,
मूवमेंट था वो इन्हीं पर बेस्ड था। ठीक है, ये हमारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की एक कमजोरी थी। दूसरा पॉइंट कि और इसका जो इमर्जिंग मिडिल क्लास था वहाँ पर इसका बेस था, वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पर इसका बेस था। ठीक है, तो उस समय की भी जो ज़्यादातर समस्या थी, और ये बात समझिए, सपोज जो विडो मैरिज की लेकर के बात होती है, महिला जो विधवा हो जाती थी उन्हें रीमैरिज करने का राइट नहीं था। ठीक है, वो फिर से पुनर्विवाह नहीं कर सकते थे। अब आप खुद सोचिए, अब यहीं पर फिर से एक हायर क्लास ले लीजिए और एक लोअर क्लास। जो लोअर क्लास में जो महिला विडो हुई है, क्या ज़रूरी है कि वो शादी ना करे? कोई ज़रूरी नहीं है। आज भी आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है और वो सिर्फ अपना एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। सपोज़ उसमें कोई औरत ऐसी है जो विडो हो जाती है, क्या आपको लगता है कि वो शादी नहीं करेगी? और एक हायर क्लास में देखिए, आज की बात अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 19वीं 19th सेंचुरी की सोसाइटी की बात कर रहे हैं। आज सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जो हायर क्लास उस समय का था वहीं पर ये चीज़ें, क्योंकि उनके लिए जो फीमेल थी वो एक रिस्पेक्ट की बात हो जाती थी, उनकी जो फैमिली की रिस्पेक्ट होती थी वो उनके ऊपर थोप दिया जाता था कि हमारी इज्जत आप ही हैं, तो वो क्यों शादी करेंगे दोबारा? ठीक है, तो ये भी समस्या देखेंगे तो वो हायर क्लास में ही थी, जो इंटेलेक्चुअल्स था वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी। लोअर कास्ट में तो ज़्यादा समस्याएं नहीं थी, हाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका आइडियोलॉजिकल बेस देखें तो रेशनलिज्म, तर्कवाद, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, ऐसा जो हो धर्म वो जो सार्वभौम हो, यूनिवर्सल हो, और ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, ये सब इसके क्या हैं? आइडियोलॉजिकल बेस है। इन्हीं पर आधारित होकर के ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। क्लियर? यहाँ देखिए कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं। अब अगर यहाँ देखें तो हम इसको रिलीजन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एमंग हिंदूज, हिंदुओं में बंगाल में कौन कौन से मूवमेंट चले, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन, इन्होंने भारतीय यहाँ पर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, प्रार्थना समाज, डेरेजियो जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को लीड किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, ये हिंदुओं के बीच में ये मूवमेंट चले। वेस्टर्न इंडिया में देखें, ये बंगाल में थे ना, और ये वेस्टर्न इंडिया में देखें तो बाल शास्त्री जाम्बेकर, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटीज़, परमहंस मंडली, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा लोकहितवादी, गोपाल यहाँ पर गणेश अगरकर, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस तरीके से सदर्न इंडिया में आप जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो आपको मिलेगा श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट, जिसको SNDP कहा जाता है, वो कलिंगा संघ, जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मंदिर प्रवेश, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये सदर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया स्तर पे कुछ ऐसे मूवमेंट थे जैसे रामकृष्ण मूवमेंट स्वामी विवेकानंद के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, थियोसॉफिकल मूवमेंट। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया मूवमेंट थे। एमंग मुस्लिम की अगर बात करें तो जैसे वहाबी, ठीक है, वलीउल्लाह मूवमेंट, और अहमदिया मूवमेंट है, सैयद अहमद खान का अलीगढ़ मूवमेंट है, देवबंद मूवमेंट है। पारसी के बीच में भी जैसे रहनुमाई मजदाए स्नान सभा, ठीक है, ये है पारसियों के बीच में। तो इस तरीके से ये मूवमेंट चलते हैं। अब हमें इन्हीं के बारे में समझना है। एक बार जो एग्ज़ाम में आपके PT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लीजिए, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है और उनके फाउंडर कौन है, कब इनको इस्टेब्लिश किया गया है और कहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मैच करवाने के लिए आ जाता है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। कब इसको फाउंड किया गया था? 1815 में। ठीक है, 1815 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया 1829 में कलकत्ता में। ठीक है, कहीं पर 28 मिलेगा, कहीं 29। धर्म सभा, धर्म सभा जो है वो राधाकांत देव के द्वारा 1830 में, कहाँ पर? कलकत्ता में। यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1834 में, कहाँ पर? कलकत्ता में। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली ये पांडुरंग के द्वारा है, 1849 में बॉम्बे में। रहनुमाई मजदार स्नान सभा, ये दादा भाई नौरोजी 1851 में बॉम्बे में। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, ये तुलसीराम जिनको शिवदयाल साहब भी कहा जाता है, इन्होंने आगरा में इसकी स्थापना किया था 1861 में। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये केशव चंद्र सेन 1866 में कलकत्ता में। यहाँ पर है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, बम्बई में 1867 में।
और फिर है आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, 1875 में बॉम्बे में। नेक्स्ट थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल अलकाट। ठीक है, HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल अलकाट 1875 में। और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में उन्होंने इंडिया में अपना बेस बनाया। फिर है यहाँ पर देखें साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, हम आगे पढ़ेंगे, दो लोग इसमें हैं। 1878 में कलकत्ता में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जी अगरकर 1884 में पुणे में इसकी स्थापना होती है। तो इस तरीके से ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आपको PDF भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम टाइम आप देख लेंगे तो एक नज़र में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ये PT फैक्ट है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप इसको मैप के थ्रू भी याद रख सकते हैं। जैसे अगर पंजाब में आप देखेंगे तो अकाली आंदोलन, नामधारी, सिंह सभा आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ में देवबंद है, अहमदिया मूवमेंट है, पटना में वहाबी है, रामकृष्ण मिशन बेल्लूर में है, कलकत्ता में ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी, वेद समाज है। इधर केरल में देखेंगे SNDP है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। और पुणे में देखेंगे सार्वजनिक सभा, राजा मुंद्री एसोसिएशन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। मुंबई में प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। और यहाँ पर राजकोट आर्य समाज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो सारे मूवमेंट हुए, ठीक है, यहाँ पर अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। इन सब मूवमेंट का फ़र्क क्या पड़ा? इन सब मूवमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। बहुत सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स सरकार के द्वारा उठाए गए, जैसे कि बंगाल रेगुलेशन 1829 के द्वारा सती प्रथा को बैन कर दिया गया। बंगाल रेगुलेशन 1795 और 1795 और 1804, इसमें क्या किया गया, जो इन्फेंटिसाइड था उसको इलीगल कर दिया गया, शिशु हत्या जो होती थी। हिंदुओं को विडोज़ रीमैरिज एक्ट के द्वारा 1856 में जो आया था, उनको रीमैरिज करने का अधिकार दिया गया। कहीं ना कहीं ध्यान से देखिए, अगर सती प्रथा को बैन किया जाएगा तो जो विधवा हैं, विडो हैं, उनको राइट होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं सती प्रथा को बैन करने से ही ये राइट निकल के आ जाता है कि विडो को रीमैरिज होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर क्या होगा, वो तो सोसाइटी में फिर उनका तो, उनकी डिग्निटी तो वैसे ही फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक तरफ सती प्रथा को बैन कर दिया तो इसका मतलब क्या, वो आजीवन विडो रहें? तो इसका मतलब यही निकला कि उनको रीमैरिज का भी अधिकार होना चाहिए। तो 20-25 साल बाद लगभग रीमैरिज करने का भी उन्हें राइट मिल गया। ठीक है, आगे देखें एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें चाइल्ड मैरिज वगैरह को यहाँ पर बैन किया गया था, एज बढ़ाई गई थी। शारदा एक्ट आया, ये भी चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। स्पेशल मैरिज एक्ट, अब ये आज़ादी के बाद है। ठीक है, जब आप फीमेल मूवमेंट पढ़ते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें संपत्ति वगैरह की बात है। और फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का है। इसमें क्या बात की गई है कि अगर कोई वर्किंग वूमेन है और वो अपने काम के दौरान, ठीक है, जब अपना काम कर रही हैं, वो किसी भी जॉब में है और शादी होती है, फिर प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको फिर मैटरनिटी लीव मिलती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1976 का है। चाइल्ड मैरिज को लेकर के यहाँ पर एक प्रोविज़न है, 1978 में आया था। ठीक है, और सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स। और यहाँ पर देखेंगे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो दहेज निषेध अधिनियम है 1961 का, और 1986 में इसको अमेंड भी किया गया था। तो इन सब कानून के द्वारा जो उस समय की जो बुराइयां थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। और इसमें कुछ आपकी सुविधा के लिए आज़ादी के बाद के भी कानून लिखे गए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे थोड़ा सा कंटेंट की ओर। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय की। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और उन्हें प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का भी पिता कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता, फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड युगदूत, इन नामों से भी जानते हैं।
1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। कहाँ पर? कलकत्ता में। किस लिए किया था? टू प्रोपगेट मोनोथेइस्टिक आइडियल्स ऑफ हिंदू रिलीजन एमंग हिज यूथ फॉलोअर्स। जो एक ईश्वर, ठीक है, इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो एक है, बहुत सारे ईश्वर नहीं है। तो इन्होंने एक ईश्वर की कल्पना की और उनकी जो हिंदुओं को कहा गया कि एक ईश्वर की आपको पूजा करनी है, और मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों में ये बिल्कुल भरोसा नहीं रखते थे। एक ईश्वरवाद जिसको कहा जाता है मोनोथिस्टिक। क्लियर? 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना किया। बाद में इसी का नाम हो जाता है ब्रह्म समाज। क्लियर है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया, और जो राजा राममोहन राय के ही विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1839 में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज वाज फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदू रिलीजन। ठीक है, जो कि पश्चिमी विचारों से प्रभावित था, क्योंकि राजा राममोहन राय पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए थे, अंग्रेजी विचारों से परिचित थे, मॉडर्न थिंकर्स थे। ठीक है, उस समय के जो भी पुराने भी थिंकर्स थे उनके बारे में उन्हें पता था, वैल्यूज़ के बारे में जानते थे, मॉडर्न वैल्यूज़। तो उन्हें उस समय जो हमारा समाज था उन्हें ढेर सारी बुराइयां नज़र आई, तब उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किया। नेक्स्ट है मुगल एम्परर अकबर द्वितीय। मुगल एम्परर अकबर द्वितीय ने क्या किया? राजा राममोहन राय को राजा की टाइटल दिया। ठीक है, और उनको भेज दिया कहाँ पर? अंग्रेजी ब्रिटिश किंग उस समय था विलियम चतुर्थ। ठीक है, विलियम फोर्थ की कोर्ट में भेज दिया था। वो पेंशन वगैरह का कुछ मामला अकबर द्वितीय का था, उससे से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ पर बात करने के लिए अपने एक एम्बेसडर के रूप में इन्होंने 1830 में अकबर द्वितीय ने भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया वाज केशव चंद्र सेन। अब ध्यान से देखिएगा, जो ब्रह्म समाज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ब्रह्म समाज में टाइम के साथ उसमें फूट पड़ जाती है। ठीक है, अब इस फूट को समझना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवाद भी है। अब इस चीज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं। इस कहानी को समझिएगा। देखिए 1828 में क्या होता है? ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। आगे चल करके 1843 में 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर और 1857 में केशव चंद्र सेन, ये दोनों ही शामिल होते हैं। केशव चंद्र सेन किस में? ब्रह्म समाज में। लेकिन जब केशव चंद्र सेन है उनको आचार्य की पदवी दी जाती है ब्रह्म समाज के अंदर, लेकिन केशव चंद्र सेन का जो रवैया था वो ब्रह्म समाज के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर और आचार्य केशव चंद्र सेन, इनके बीच में इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद जो केशव चंद्र सेन थे उनसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य की उपाधि छीन लिया। ठीक है, आचार्य की उपाधि जब छीन लिया तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि ठीक है, आपको हमें इस पद पे नहीं रहने देना है, तो हम अपना एक ब्रह्म समाज बनाएंगे। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि इन्होंने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना किया। किसकी? नवीन ब्रह्म समाज। ठीक है, नियो ब्रह्म समाज जिसको हम कहते हैं। नियो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? फिर 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया। अब ध्यान से समझिएगा, ब्रह्म समाज यहाँ पर दो भागों में बट जाता है। अब दो भागों में बटने के बाद जो पुराना वाला ब्रह्म समाज बचा, जो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में चल रहा है, वो ब्रह्म समाज क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आदि ब्रह्म समाज। क्या कहलाएगा? आदि ब्रह्म समाज। आदि का मतलब होता है जो प्रारंभ वाला, शुरुआत वाला। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसका मतलब जो ब्रह्म समाज था वो दो भागों में बट करके चलने लगा। एक हो गया आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में है, और दूसरा है नियो ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। और ये जो डिवीज़न हुआ है वो कब हुआ है? 1866 में। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये नियो ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ये खुद ही बात क्या करते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? 1878 में इन्होंने अपनी ही एक 13 साल की बेटी का विवाह कर दिया। ठीक है, तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि एक तरफ आप तो कह रहे हैं कि जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरफ आप अपनी ही बेटी का आपने विवाह कर दिया। तो यहाँ से 1878 में एक नया ब्रह्म समाज बन जाता है जो नियो ब्रह्म समाज से अलग होकर के
वो कहलाता है साधारण ब्रह्म समाज। क्या कहलाता है? साधारण ब्रह्म समाज। किसने किसने इसको बनाया था साधारण ब्रह्म समाज को? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, इन्होंने बनाया साधारण ब्रह्म समाज। क्लियर हो गया? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ब्रह्म समाज 1866 में दो भागों में बट गया। एक बन गया आदि ब्रह्म समाज जो पहले वाला था, ठीक है, और एक बन गया नियो ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन का है। अब यही नियो ब्रह्म समाज 1878 में दो भाग, एक भाग में फिर से बट जाता है, नियो ब्रह्म समाज है। नियो ब्रह्म समाज बन गया अब यहाँ से साधारण ब्रह्म समाज की ओर। साधारण ब्रह्म समाज में बट जाता है नियो ब्रह्म समाज, ठीक है। इस साधारण ब्रह्म समाज को, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी 13 साल की बेटी का विवाह कर दिया, ठीक है। और ये जो बनता है वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा। क्लियर? और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो नियो ब्रह्म समाज है वो क्या है? भारतीय ब्रह्म समाज ही वही है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। 27 यहाँ पर देखिए, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया वाज केशव चंद्र सेन। यहाँ तक तो हमने डिटेल में बात कर लिया। अब आगे चलते हैं। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? इंग्लैंड में, चूँकि वो पेंशन के मामले में अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर के गए हुए थे और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उन्हें ब्रिस्टल में ही दफनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की वकालत किया, क्योंकि उनको पता था कि इंग्लिश एजुकेशन क्या चीज़ है। जब आप इंग्लिश एजुकेशन पढ़ेंगे उस समय के बात के हिसाब से, तब उन्हें समझ में आ गया था कि हम जिन वैल्यूज़ से परिचित होंगे वो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। अंग्रेजों से निपटने के लिए ज़रूरी थी इंग्लिश। क्लियर? उनके अनुसार ए मॉडरेट वेस्टर्न एजुकेशन इज नेसेसरी टू पुल अस आउट ऑफ डार्कनेस। उन्होंने कहा कि अंधकार से बाहर निकालने के लिए ये जो अंग्रेजी एजुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ देखिए, और उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, उसमें भारतीयों की भागीदारी भी बढ़ सकती है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने? अब यहाँ पर हाँ, उन्होंने चाइल्ड मैरिज, जो मूर्ति पूजा है, आइडल वर्शिप है, सती प्रथा, ऐसी जो समाज में उस समय की बुराइयां थीं, सोशल प्रैक्टिसेस थे, उनके अगेंस्ट में काम किया। और फाइनली इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा जैसी जो एविल्स थी उनको ख़त्म किया गया कानून बना करके। क्लियर हो गया? इसके अलावा अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से इन्होंने विभिन्न न्यूज़पेपर्स का भी संपादन किया। एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया राजा राम मोहन रॉय ने। और इन्होंने सामाजिक जीवन में हमेशा अहिंसा की बात किया, नॉन वायलेंस की बात किया। इन्होंने कहा कि जो हमारा करेक्टर है वो प्योर होना चाहिए, आचरण की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया। साथ ही ध्यान रखना, जब 1829 में जो सती प्रथा एक्ट आया था उसका विरोध किसने किया था? उसका विरोध किया गया था धर्म सभा के द्वारा। और धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। और इन्होंने 1829 का जो सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून था इसका विरोध किया था। बाकी राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया था, हमने पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने किया था। बाकी मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ऐसी पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन प्रकाशन किया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस जो कि उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है, गॉड, उसके वहाँ तक पहुँचने के कई रास्ते हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो। ये जो राम है, अल्लाह है, ईसाई मतलब जीसस क्राइस्ट है, ये सब अलग अलग नाम हैं। और ईश्वर जो है वो क्या है? एक ही है। आप अल्लाह तक कोई पहुंच सकता है, कोई क्राइस्ट तक पहुंच सकता है, कोई राम तक पहुंच सकता है, कोई हरि तक पहुंच सकता है। ये सब एक मंजिल है बस, ठीक है। रास्ते क्या हैं? सबके अलग अलग हैं। जैसे आप भी तैयारी करते हैं, मैं भी तैयारी करता हूँ, बाकी लोग भी तैयारी करते हैं, तो तैयारी तो सबकी मंजिल एक है। किसी पद तक पहुँचना है, किसी पोस्ट तक, बस रास्ते हो सकते हैं सबके अलग अलग हो। कोई अलग तरीके से तैयारी करता है, आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बात कही और कहा कि एज मेनी फेथ्स सो मेनी पाथ्स, जितने फेथ होंगे उतने पाथ होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने इनके विचारों को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जो उस समय का समाज था वहाँ पर उन्होंने एक न्यू हिंदुज़म का कॉन्सेप्ट दिया।
नव हिंदूवाद, ठीक है, न्यू हिंदू, नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद उभरते हैं। उन्होंने चीज़ों को बहुत ही, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को बहुत ही आसान सी भाषा में लोगों के सामने रखा। जब 1893 में वो शिकागो गए, कहाँ पर, शिकागो में जो धर्म संसद हुई थी, धर्म सभा, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म सभा, तो वहाँ पर उन्होंने जो स्पीच दिया, उसके बाद तो उनका एक अलग ही प्रसिद्धि उन्हें मिली, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, हर धर्म के, जितने भी धर्म के लगभग धर्मगुरु थे, उन्होंने अपने अपने धर्म की बात किया। और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने कहा कि जो मेरा धर्म है वो एक सार्वभौम धर्म है और वो अहिंसा, इन चीज़ों को कभी नहीं सिखाता। सब धर्म के, सबके धर्म के सम्मान की बात की। तो इन्होंने अपने ही धर्म की सिर्फ बड़ाई नहीं की, इन्होंने कहा कि हर धर्म क्या है, वो बराबर है, और ये जो धर्म है किसी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हैं, ये स्वयं में क्या है, एंड नहीं है, साध्य नहीं है, बल्कि ये किसी चीज़ को पाने का साधन है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ऐसी बात इन्होंने बताई कि उसके बाद तो फिर आगे बढ़ते गए। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जहाँ तक बंगाल की बात है, मैं स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मानता हूँ। ठीक है, सो फॉर एज बंगाल इज कंसर्न, विवेकानंद जो है वो, यहाँ देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्पिरिचुअल फादर, आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया 1897 में, और 1909 में फाइनली इसको रजिस्टर करवाया गया था। ठीक है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत, यहाँ पर वेल्लूर, कलकत्ता में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रामकृष्ण मिशन जो था उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य सोशल रिफॉर्म था, लेकिन ये काफ़ी इंस्पायर्ड था जो हमारी एंशियंट कल्चर थी। ठीक है, जो हमारा प्राचीन संस्कृति थी, उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। थ्योरी ऑफ प्योर वेदांता, ठीक है, वेदांता से काफ़ी प्रभावित थे। ये इस मिशन का ये आइडियल था, आदर्श था, और इसका जो मेन एम था, मुख्य मकसद था, वो क्या था, हाईएस्ट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। जो लोग हैं उनका क्या होना चाहिए, धार्मिक आध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए। और ह्यूमन इनर सेल्फ, समझिएगा, ये मानव के आंतरिक उत्थान की बात करते हैं। जो आदमी का स्व, मनुष्य का स्व है, सेल्फ है, उसका क्या होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए। क्लियर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अभी हमने देखा था कि राजा राम मोहन रॉय और इन सब ने कहा था कि मूर्ति पूजा बेकार है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, रामकृष्ण मिशन ने कहा कि मूर्ति पूजा जरूरी है, आइडल वर्शिप, क्योंकि यही वो तरीका है। एक मूर्ति से क्या होता है, हम खुद को जोड़ पाते हैं। सपोज आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप किस चीज़ को मन में क्या रखेंगे, आप क्या मान लेंगे कि कोई निराकार सत्ता होगी। निराकार का मतलब जिसका आकार नहीं है, क्या आप खुद को वैसा जोड़ पाएंगे। लेकिन जब सामने एक मूर्ति होती है तो क्या होता है, आपको लगता है कि भगवान हमें देख रहा है, हमारी प्रार्थना जो होती है उसमें ताकत आ जाती है, हमारे अंदर भी एक एनर्जी फील होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है मूर्ति पूजा में, क्या समस्या है इससे, हमें, हम मान सकते हैं भगवान को। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से आइडल वर्शिप, रिचुअल्स, सिंबल्स, इनको इन्होंने सपोर्ट भी किया। दूसरी बात जो इस रामकृष्ण मिशन की है वो ये है, द सेकेंड फीचर ऑफ द मिशन, बिलीफ इन द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन। जो सभी धर्म हैं वो क्या है, सत्य हैं, वो उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। और ये जो, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो सभी धर्म हैं वो एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, वन गॉड तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। अब आगे चलते हैं, मूल शंकर जो दयानंद सरस्वती हैं, इनका नाम क्या है, मूल शंकर। ठीक है, दयानंद सरस्वती को मूल शंकर कहा जाता था, इनका नाम हुआ था। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी रामकृष्ण परमहंस ही बोला था ना, देखो मुझे याद, मैं भूल गया कि रामकृष्ण परमहंस बोला था या दयानंद सरस्वती बोल दिया था उनकी जगह पर। तो ये रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, अगर मैंने दयानंद सरस्वती बोला हो तो तब के लिए। बाकी अब यहाँ पर हम चलते हैं दयानंद सरस्वती, मतलब आर्य समाज की ओर। मूल शंकर इनका नाम था बचपन में, और ठीक है, और यहाँ पर देखें काठियावाड़ गुजरात, एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, इन 1860 1860 में क्या हुआ, 1860 में इन्होंने मथुरा में, देखेंगे, इन्होंने रियल मीनिंग ऑफ वेदास एंड वैदिक रिलीजन, उन्होंने वेद और वैदिक रिलीजन का वास्तविक अर्थ उन्होंने समझा। 1867 में उन्होंने क्या हुआ, देखिए, पाखंड खंडनी पताका,
पाखंड खंडनी पताका। उन्होंने जो पाखंड समझ रहे ना, कई बार हम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते ये पाखंड मत रचो। पाखंड का मतलब हो गया कि जो चीज़ कभी प्रूफ नहीं की जा सकती, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब अंधविश्वास टाइप समझ लीजिए। पाखंड खंडनी पताका। 1875 में क्या किया उन्होंने, आर्य समाज की स्थापना किया। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। कहाँ पर? बॉम्बे में। ध्यान रखना, जो आज गुजरात है वो कभी बॉम्बे का पूरा हिस्सा हुआ करता था, और ये जो बॉम्बे है अब बन गया महाराष्ट्र और गुजरात, दो भागों में बट करके। ठीक है, पहले महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, पहले बॉम्बे ही ये पूरा एरिया था। 1960 में बम्बई को दो भागों में बांट दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आज ये सूरत इस वाले इलाके में पहुंच गया आर्य समाज। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने, इनके जो व्यूज़ हैं वो इनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई है। सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है वो इन्हीं की किताब है। आगे देख सकते हैं पाखंड खंडन और भी कुछ रचनाएं हैं। पाखंड खंडन और वेदाभ्यास भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक रचनाएं नहीं, बहुत ढेर सारी रचनाएं की हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख लें, और अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ, विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन। तो इस तरीके से अनेकों इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दयानंद सरस्वती के। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो कितनी ही अच्छी गवर्नेंस दे दें, लेकिन वो सेल्फ गवर्नेंस से बेहतर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, यही वो भावना है जो नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है। ठीक है, इन्होंने क्या बात की कि सेल्फ गवर्नेंस की बात किया, मतलब पूरी तरह आज़ादी की तो बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वराज की बात इनके कॉन्सेप्ट में विद्यमान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज जो है वो एक ये अगेंस्ट था वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के। हमने शुरू में ही बात किया था कि कुछ ऐसे मूवमेंट हमारे देश में हुए हैं जो पश्चिमी सभ्यता के विरोध में थे। यहाँ पर जो पश्चिम का कल्चर था उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1877 में क्या हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, और जब लाहौर शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में आसानी हुई। दयानंद का क्या स्लोगन था? बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। इसका क्या मतलब हुआ कि रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड प्योरिटी ऑफ रिलीजन। ध्यान रखना, जो हमारा वैदिक समाज था वहाँ पर वुमेन एजुकेशन की भी बात की गई थी, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। ठीक है, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं, जो विडोज़ थी उनको भी रीमैरी करने का राइट था। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमें 19th सेंचुरी में देखने को मिलती है, ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर हमें वैदिक सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, वैदिक समाज की ओर नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा वैदिक समाज की ओर वापस तो हमें नहीं जाना, लेकिन हमें क्या करना है, जो वैदिक मूल्य हैं उनको वापस लाना है, ताकि हम अपने जो रिलीजन है उसको प्योर कर सकें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ही रिजेक्टेड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक आइडल वर्शिप। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, और इनकारनेशन, तंत्र मंत्र, ये सब जो चीज़ें थी इन सब को इन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और इन्होंने बहुदेववाद, इन्होंने बोले बहुत देवता नहीं है, अवतारवाद की भगवान कभी अवतार नहीं लेते, पशु बलि, पशुओं की बलि, उसकी भी निंदा किया कि जानवरों को आप क्यों मार रहे हो अपने लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो कर्मकांड थे, झूठे कर्मकांड, तंत्र मंत्र, इनको स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए इनको कहा जाता था भारत का मार्टिन लूथर किंग। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यूरोप में जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था वहाँ पर मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत बड़ा रोल था क्रिश्चियनिटी के रिफॉर्म में। ठीक है, जो कैथोलिक रिलीजन होता है क्रिश्चियनिटी में, उसके रिफॉर्म में मार्टिन लूथर किंग का रोल था। इसी वजह से यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ द किंग कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्य समाज बाद में दो भागों में बट जाता है। एक वो ग्रुप है जिसने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया, और एक वो ग्रुप है जिसने वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध किया। ठीक है, इस तरीके से ये दो ग्रुप में बट जाता है। जो वेस्टर्न एजुकेशन के विरोध में थे, आप देखिए यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम, ये वो लोग हैं जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को विरोध किया। कौन कौन? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। इन लोगों ने क्या किया? 1902 में गुरुकुल की स्थापना किया।
ठीक है, 1902 में गुरुकुल की स्थापना किया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन दी जाए। जबकि ऐसे लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में थे वो लाला लाजपत राय और हंसराज, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हंसराज कॉलेज है, ठीक है, लाला लाजपत राय कॉलेज भी हैं। लाला लाजपत राय, हंसराज, ये वो लोग हैं जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। और इन लोगों ने क्या ओपन किया? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, मतलब ऐसा कॉलेज जहाँ पर अंग्रेजी में भी शिक्षा दी जाएगी और कुछ वैदिक एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड स्वराज का यूज़ किया और इन्होंने हिंदी की वकालत की। कहा कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। हिंदी क्या होनी चाहिए? नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जो हमारे आज का इंडिया का कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत। इन्होंने क्या कहा था कि जो कंट्री मेड इंडिजिनस गुड्स हैं उनको एडॉप्ट करिए, ना कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसे है या मेंस की आंसर राइटिंग है, तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो तो हम यहाँ से एग्जाम्पल उठा करके दे सकते हैं कि इनकी भी चर्चा की गई है। यहाँ पर इन्होंने वकालत किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट आचार्य केशवचंद्र सेन जो हैं उन्होंने मतलब आचार्य केशवचंद्र सेन से प्रेरित होकर के इंस्पायर्ड, और आत्माराम पांडुरंग इन्होंने क्या किया? परम प्रार्थना सभा की स्थापना किया 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और प्रेरणा किससे मिली है? इंस्पायर्ड किससे थे? ये केशवचंद्र सेन से थे। नेक्स्ट पॉइंट है महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। महादेव गोविंद रानाडे ने 1869 में इस संस्था को ज्वाइन किया। इस संस्था का पर्पस क्या था? इसका मेन एम क्या था? मेन एम था जो कास्ट सिस्टम है उसको अपोज करना, उसका विरोध करना, जो मेन और वुमेन की मैरिज की एज है उसको क्या करना? बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन, जो महिला शिक्षा है उसको प्रमोट करना, और जो विडो रीमैरिज है इसकी परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, और रानाडे देखिए, पर कानून तो बन गया था बहुत पहले, लेकिन अभी भी समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को। ठीक है, जब पहली बार एक विडो रीमैरिज हुआ था तो उसमें बहुत सारे कई गाँव के लोग देखने उसको आए हुए थे, तो क्योंकि उस समय के लिए उनके लिए वो अजीब चीज़ थी, एक अजूबा था। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने उनके प्रमोशन की बात किया। रानाडे इज आल्सो कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ कल्चरल रेनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया। उन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रिकर्सर ऑफ कल्चरल रेनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत में अगर कोई पुनर्जागरण का अग्रदूत है तो वो कौन है? राजा राममोहन राय की तरह यहाँ पर हैं क्या नाम बताया? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, सॉरी, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री इन्होंने लाहौर में देव समाज की स्थापना किया। लाहौर में 1887 में देव समाज की स्थापना किया। और ध्यान रखना है ये जो है, देखिए, द प्रीचिंग ऑफ दिस समाज इज़ मेंशन्ड इन ए बुक देव शास्त्र। जो भी इस समाज की बातें हैं वो किस में लिखी गई हैं? देव शास्त्र में लिखी गई है। और ध्यान रखना ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे, ये फॉलोवर थे पहले ब्रह्म समाज के, बाद में इन्होंने अपनी एक समाज बना लिया, देव समाज। नेक्स्ट पॉइंट ज्योतिबा फुले के बारे में है। ज्योतिबा फुले इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया 1873 में। और ये एक माली के, देखिए फूले जो वर्ड है ना वो फूल से बना हुआ है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो एक माली के परिवार में हुआ था 1827 में। इन्होंने अपनी किताब लिखी गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी जो किताब है उसमें उन्होंने जो यहाँ देखिए, विद हिज बुक गुलामगिरी एंड हिज समाज ही क्रिटिसाइज द अपॉर्चुनिस्टिक वेदास ऑफ ब्राह्मण्स एंड कॉल फॉर द नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लोअर कास्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण है, एक्चुअली ये जो मूवमेंट है वो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के शोषण से, जो लोअर कास्ट हैं उनको शोषण से बचाया जाना चाहिए। किसने कही ऐसी बात? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है राधाकांत देव के बारे में। राधाकांत देव जो हैं उन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का अपोज किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की
हमारे समाज में किसी भी सुधार की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इनको रेडिकल मान सकते हैं। उस समय समाज में जैसा चल रहा था वो वैसा ही बनाए रखना चाहते थे राधाकांत देव। 1830 में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना किया था बंगाल में। क्लियर है। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग जो मूवमेंट है वो 1861 में इस्टेब्लिश किया गया था एक बैंकर के द्वारा। आगरा के बैंकर थे तुलसीराम, या इन्हें शिव दयाल साहब भी कहा जाता था, या स्वामी महाराज, कई नामों से इन्हें जाना जाता है। इनके जो फॉलोवर हैं राधा स्वामी सत्संग या शिवदयाल साहब के, इनके जो फॉलोवर हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? वन गॉड, द ग्रेटनेस ऑफ टीचर, सत्संग एंड ऑर्डिनरी सोशल लाइफ, इन चीज़ों में ये भरोसा रखते थे। मतलब वन गॉड का मतलब एक परमेश्वर, और ग्रेटनेस ऑफ टीचर मतलब गुरु की महत्ता, और संतों का साथ, सत्संग का मतलब क्या होता है? संतों का साथ, और यहाँ पर एक ऑर्डिनरी सोशल लाइफ, एक साधारण सा सामाजिक जीवन होना चाहिए, इस चीज़ में भरोसा रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है गोपाल हरि देशमुख के बारे में। सोशल रिफॉर्मर हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, इनको लोकहितवादी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोकहितवादी। और ये गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं 1880 में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में जो विष्णु परशुराम पंडित हैं, विष्णु परशुराम पंडित, इन्होंने विडो रीमैरिज को लेकर के मूवमेंट चलाया महाराष्ट्र में। 1850 में इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ही। 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी या एसोसिएशन की स्थापना किया, और उन्होंने फिर इस तरीके से विडो रीमैरिज मूवमेंट को स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है बहराम जी मालाबारी के बारे में। ये एक पारसी समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। 1853 में इनका जन्म हुआ था बड़ौदा में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम इसको कहा जाता है हिंदी में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था, बहराम जी मालाबारी के। नेक्स्ट पॉइंट है MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव। इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी स्थापना किया 1887 में। 1887 में MG रनाडे और रघुनाथ राव, इनके द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। इसका पर्पस क्या था? इसका मुख्य पर्पस था जो एबोलिश करना जो सोशल एविल्स थी, लाइक पॉलीगैमी का मतलब बहुविवाह, चाइल्ड मैरिज, पैट्रियार्की, इन सबको ख़त्म करना। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू पीपल कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म। क्योंकि आप जान चुके हैं अब तक कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हिंदू धर्म, जो बाकी धर्म के लोग हैं, उनको ईसाई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता था कि उन्हें उनकी जो पैतृक संपत्ति थी उनसे उन्हें वंचित कर दिया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1856, और कहा कि जो लोग किसी अन्य धर्म से क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करेंगे उन्हें उनके अधिकारों से, राइट से कभी भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने प्रोटेक्शन प्रदान कर दी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने और भी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में लोगों को आने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता हो गया कि अब अगर हम क्रिश्चियनिटी में चले भी जाएंगे तो हमारे जो राइट्स हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, संपत्ति वगैरह में हिस्सा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था? 1856 में, और यहीं पर विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति मिल गई, और उसके बाद होने वाले जो बच्चे थे उनको भी मान्यता मिल गई। ठीक है, सती रेगुलेशन जो 1829 का सती रेगुलेशन है, इसके माध्यम से जो सती प्रथा है उसको ख़त्म कर दिया गया। विलियम बेंटिक ने इसको ख़त्म किया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के, इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काफ़ी प्रयास किया था। ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक काफ़ी बहुत बड़ा रोल है विधवाओं के लिए जो कानून आया था उसके निर्माण में। साथ ही इन्होंने ही ट्राइड टू प्रूव द एफिलिएशन ऑफ विडो रीमैरिज थ्रू वेदास। उन्होंने बताने की कोशिश की कि ऐसा कोई समस्या नहीं है कि यहाँ पर विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता। हमारे धर्म में बिल्कुल नहीं मना करते हैं कि विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे वेद अनुमति देते हैं महिलाओं के पुनर्विवाह की। ठीक है, और फाइनली 26 जुलाई 1856 को विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया था। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने
जो सती सिस्टम था उसका बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था और इन्हीं के प्रयासों से ये ख़त्म हुआ था। यहाँ पर एक पॉइंट है स्लेवरी के बारे में, जो जिसको हम कहते हैं गुलामी या दासता। इसको ख़त्म किया गया था 1843 में एक कानून के द्वारा, लॉर्ड एलनबर्ग, ठीक है, एलनबर्ग उस समय है, उसके द्वारा ये प्रयासों से ये जो दासता है इसको गैर कानूनी बना दिया गया था। एलन बरो बोलते हैं इसको वैसे, एलन बरो, ठीक है। नेक्स्ट केशव चंद्र सेन, हमने बात किया था इनके बारे में। केशव चंद्र सेन ने जो 1872 में एक कानून हमारे देश में आया था, नेटिव मैरिज एक्ट। कौन सा कानून? नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था कि जो विवाह की उम्र है किसकी, लड़कों और लड़कियों की, लड़कों के लिए कर दिया गया न्यूनतम 18 साल और लड़कियों के लिए कितना कर दिया गया, 14 साल। तो जो बाल विवाह को की समस्या को कम करने के लिए लड़के और लड़कियों की उम्र को बढ़ा दिया गया, लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 14 साल कर दिया गया, ठीक है। इसे ब्रह्म विवाह एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था उसी पे ये लागू होता था, ठीक है, और किसी पर भी ये लागू नहीं होता था, ध्यान रखना। 1929 में क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे हरविलास शारदा, ठीक है, डॉक्टर हरविलास शारदा, इनके प्रयासों से एक कानून आता है शारदा एक्ट। कब आता है? 1929 में। शारदा एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था? शारदा एक्ट में भी विवाह की जो आयु थी उसको, एज थी उसको बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो लड़कियों की उम्र है वो 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। इसमें भी वही बात है, लेकिन ये जो है शारदा एक्ट, ये भारत, पूरे भारत के लिए, मतलब जो ब्रिटिश पीरियड के समय में इंडिया था हमारा था वहाँ पर, ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। तो ये जो कोशिश हुई थी वो हरविलास शारदा, इसी को हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS अल्कॉट, ये अमेरिकी सेना में अधिकारी के रूप में काम किया था, इसलिए इनके नाम के आगे कर्नल लगा हुआ है। तो इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था 1875 में। 1875 में कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। बाद में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क से अडयार लेके आए, ठीक है, 1882 में मद्रास में अडयार। मद्रास का मतलब आज का क्या है? तमिलनाडु। 1889 में 1889 में एनी बेसेंट जो है इसकी मेंबर बन गई और उसके बाद इन्होंने एक फिर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया और गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने कांग्रेस के 1905 का जो सेशन था उसको इन्होंने चेयर भी किया था और गांधी जी के ये मेंटर, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1910 में मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव, शंकर राव जाधव, इन लोगों ने ज्योतिबा फूले से प्रभावित होकर के बहुजन समाज की स्थापना किया। किसकी? बहुजन समाज की। ये भी एक एंटी ब्राह्मण और कांग्रेस विरोधी ये एक समूह बनाया गया था, बहुजन समाज, किसके द्वारा? मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव, इनके द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, अपने राइट्स को लेकर के इन्होंने, जो मंदिर है, मंदिर में प्रवेश की अधिकार को लेकर के नडार समुदाय के द्वारा एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा दंगा हो गया था तिरुनेल वैली में। कहाँ पर? तिरुनेल वैली में, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था या दंगा था वो किस बात को लेकर के हुआ था? मंदिरों में प्रवेश को लेकर के। किसके द्वारा? नडारों के द्वारा, ठीक है, नडारों के द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, या इन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता था, लोकमान्य को, इन्होंने एक जगह कहा था कि अगर इफ़ गॉड टॉलरेट्स द अनटचेबिलिटी, अगर भगवान अनटचेबिलिटी को मानता है, छुआछूत को मानता है, तो मैं उस भगवान को नहीं मानूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, ये 1866 में 1866 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ? देवबंद में, जो कि यूपी में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और मौलाना हुसैन अहमद, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। मौलाना हुसैन अहमद ये इसके संस्थापक सदस्य में शामिल थे। क्लियर हो गया? तो ये हमने जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ लीजिए कि जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट था उसका क्या फ़र्क पड़ा। बहुत सारा फ़र्क, जो उस समय की सोशल एविल्स थी वो ख़त्म हो गए, ठीक है। नेशनलिज्म की फीलिंग्स, जो राष्ट्रवाद की भावना है वो आई हमारे लोगों में। लोगों के अंदर जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी भावना आई, क्योंकि अंग्रेज़ हमें हमेशा क्या दिखाते थे
कि आप लोग दबे कुचले लोग हो, आपका कोई कल्चर नहीं है। लेकिन इन सब के समय क्या हुआ, इस सोशल पूरे मूवमेंट में हमें अपने जो एंशियंट कल्चर था उससे हमें परिचित करवाया गया कि हमारा अतीत इतना ख़राब नहीं है जितना अंग्रेज़ों ने हमें दिखा दिया था। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है जीवन के हर क्षेत्र में। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, सोशल बेस इसका बहुत ही नैरो था। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी वो सो कॉल्ड हायर क्लास में संबंधित थी। इस वजह से यहाँ पर इसका जो बेस था वो ऊपर तक ही सीमित था। इनडायरेक्टली इनकरेज्ड मिस्टिसिज्म को भी इनडायरेक्टली इसने बढ़ावा दिया। और क्या समस्या आ गई थी यहाँ पर, देखिए मिडवल हिस्ट्री जो थी उसको थोड़ा सा इग्नोर किया गया। यहाँ पर एंशियंट मिडवल दो भाग में इसको बांट दिया जाता है इतिहास को। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसकी बाकी कम्युनलिज्म को भी थोड़ा बहुत बढ़ावा मिल जाता है यहाँ से। क्लियर है, तो इसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी विद्यमान है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। विच कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन वर प्राइमरली अट्रैक्टेड बाय रिलीजियस रिफॉर्म। रिलीजियस रिफॉर्म से जो हमारी सोसाइटी की कौन सी कैटेगरी थी जो मुख्यतः अट्रैक्ट हुई थी। ठीक है, तो इंटेलेक्ट्स, अर्बन, अपर कास्ट, पुअर, ऑर्डिनरीज क्लास, लिबरल, प्रिंसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पुअर जो क्लास था, एक साधारण सा जीवन जीने वाला, उससे तो इनसे कोई मतलब था नहीं। तो 1, 3 एंड 4 ये तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्ट। जो पश्चिमी सभ्यता थी उससे सबसे पहले कौन सा क्लास सबसे पहले प्रभावित होता है। नोबल, लैंडलॉर्ड्स, न्यू रिच मर्चेंट्स, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, एजुकेटेड मुस्लिम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन प्रभावित होता है, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो पहली सोसाइटी बनाई गई थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो है वो 1815 में ही बनी थी और बाद में 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। तो अभी अभी हमने देखा राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन रॉय स्टैब्लिश्ड ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने कब किया था, तो 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, तो बाय राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल दिया गया है, हु गेव राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा। राजा की टाइटल किसने दिया था, तो राजा की टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने, क्योंकि इन्होंने ही भेजा था राजा राम मोहन रॉय को अपनी पेंशन के मामले में ब्रिटेन में, और वहीं पर राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द एबव। केशव चंद्र सेन उपर्युक्त में से किससे जुड़े हुए थे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टफ बना दिया। ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन ने इन दो संस्थाओं का भी गठन किया था, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ठीक है, ये 1868 में इसको इस्टेब्लिश किया था, और जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1870 में। 1870 में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो और यहाँ पर जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है ये 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम इनके द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। तो इस वजह से यहाँ पर जो 2 और 3 है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखता हूँ एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो ध्यान रखना है, इन दोनों की भी जो स्थापना है वो किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने। और जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है वो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया वॉच। जो ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं वो कौन है, तो हमने बात किया राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो सीधी सी बात है ये मोनोथीज्म। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। किस चीज़ का राजा राम मोहन रॉय ने विरोध नहीं किया, चाइल्ड मैरिज का तो विरोध किया, वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध किया नहीं, इसका विरोध उन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है हमें अपने अधिकारों को जानने के लिए, प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए, और सती प्रथा और मूर्ति पूजा इन सब का तो विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्म समाज। ठीक है।
इट अपोज्ड आइडोलेट्री, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो बिल्कुल सही है, आपको बताना है करेक्ट। इट डिनाइड द नीड फॉर ए प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने कहा कि आप धार्मिक ग्रंथ पढ़िए लेकिन इसकी व्याख्या के लिए आप पंडित पर निर्भर मत रहिए। हर धर्म के लिए इन्होंने यही बात कही कि आप अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़िए लेकिन उसकी जो व्याख्या है आप अपने विवेक के आधार पर करिए, आप अपने तर्क के आधार पर करिए, ना कि किसी और पे डिपेंड रहिए। किसी और पे डिपेंड रहेंगे वो किसी चीज़ की व्याख्या अपने तरीके से करेगा और वो आपको गुमराह भी कर सकता है, मिसगाइड भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफॉलिएबल, क्या सच में ऐसा कहा इन्होंने कि वेद जो है वो गलत हो ही नहीं सकते? नहीं, इन्होंने ये बात नहीं कही थी। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्ट्रांगली अपोज्ड जूरी एक्ट ऑफ 1826, 1826 में जूरी एक्ट आया था, किसने इसका विरोध किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, राजनारायण बसु। तो इसका जो विरोध किया था वो किसने किया था? राजा राममोहन राय। जूरी एक्ट में ऐसा क्या प्रॉब्लम था? एक कानून आया जूरी एक्ट 1826, इसका विरोध क्यों किया था? इसमें ऐसा प्रोविज़न था कि जो हिंदू और मुस्लिम जज हैं वो केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम के ही केस की सुनवाई करेंगे, वो क्रिश्चियन के लोगों से संबंधित जो मुकदमे उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, जबकि जो क्रिश्चियन जज हैं वो सब के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने कहा ये कैसी बात है? ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुस्तान इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, तो हम जानते हैं कि किसने कहा था ये बात? स्वामी विवेकानंद। हु आज शारदा मणि, शारदा मणि कौन थी? तो जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती फाउंडेड, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। ठीक है, आर्य समाज 1875 में। नेक्स्ट, द ईयर आर्य समाज फाउंडेड, आर्य समाज को फाउंड किया गया 1875 में। हु इस्टेब्लिश द आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज अभी हमने देखा, दयानंद सरस्वती। हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ वेदास, जो वेद हैं उनके रिवाइवल के लिए किसे जाना जाता है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, बिल्कुल नहीं, रामकृष्ण परमहंस कैसे? यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, बताना है कि किसके बारे में है। बॉर्न इन 1853 में जन्म हुआ है, पारसी समुदाय से संबंधित थे, वेस्टर्न इंडिया, इंडियन स्पेक्टेटर के एडिटर भी थे, वॉइस ऑफ इंडिया के एडिटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्हीं के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891। ऊपर का पता होना पता हो, लेकिन एज ऑफ कंसेंट एक्ट से पता चल जाता है कि बात किसके बारे में हो रही है? बहराम जी माला बारी के बारे में बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर शारदा एक्ट, शारदा एक्ट जो 1929 में आया था, इसमें जो लड़के हैं बॉयज़ हैं उनके लिए 18 साल, लड़कियों के लिए 14 साल, तो 18 और 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट रिलेटेड टू किस चीज़ से था? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। क्लियर? द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ, किसके नेतृत्व में जो वुमेन मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था? एनी बेसेंट, पद्माबाई रानाडे, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फुले। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था स्पेशली सरोजनी नायडू के इंस्पिरेशन, ज्योतिबा फुले के इंस्पिरेशन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए, व्हाट वाज कॉमन एमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, इनके बीच में कॉमन चीज़ क्या थी? तो ऑप्शन ए, नन ऑफ दीज थ्री हैड ए पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प्ड टू डेवलप ए स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, मतलब इनका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं था बल्कि इनका मुख्य पर्पस था कि राष्ट्रवाद की भावना आनी चाहिए, देशभक्ति की भावना। ऑल द थ्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फाउंडर ऑफ ऑल थ्री वाज एजुकेटेड इन इंग्लैंड, फाउंडर ऑफ ऑल द थ्री टुक एक्टिव पार्ट्स इन पॉलिटिक्स, तो ये तो गलत है। सीधा सा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डॉक्टर एनी बेसेंट वाज थियोसोफिस्ट,
द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज़ इन मद्रास, बिल्कुल ठीक है दोनों ही। स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज, ये भी ठीक है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन गांधीनगर, नहीं गांधीनगर नहीं, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। ये बचपन से हमें पढ़ाया जाता है ना कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दार उल उलूम वाज इस्टेब्लिश्ड बाई, ये किसके द्वारा? तो ये हैं मौलाना हुसैन अहमद, ठीक है, मौलवी हुसैन अहमद, है ना, इन्हीं के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1 मिनट, नदवातुल उलमा, ठीक है। तो दारुल उलूम के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इसके जो एक मेंबर थे मौलाना हुसैन अहमद थे, तो इन्हीं के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। और इसमें एक दो क्वेश्चन और है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। द देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर, देवबंद जो मूवमेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था कब से? 1866, ठीक है। देवबंद मूवमेंट जो है 1866 से स्टार्ट हुआ था यूपी में। यहाँ पर दिया गया है पूरा डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिगेन द फराइजी मूवमेंट, जो फराइजी आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको स्टार्ट किया था फराइजी मूवमेंट। और ये जो था वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ में था। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया इसमें जो भी क्वेश्चन थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।